हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें कोलिजन्स इन टू डायमेंशन, एक जो हमारी थियरी बाकी थी ये वो समझनी है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे। ठीक है, चलो तो थियरी स्टार्ट करते हैं। कोलिजन्स इन टू डायमेंशन। देखो यहाँ पे दो डायमेंशन की बात हुई है, मतलब यहाँ पे देखो सपोज एक मास है m1, ट्रेवल कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी v1i। ओके, हम यहाँ पे कर देते हैं u1। ओके, तो ये v1i की जगह पे हम कर देते हैं u1 वेलोसिटी। ठीक है, m2 की इनिशियल वेलोसिटी है 0। आफ्टर कोलिजन ये m1 है वो v1 वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये जो m2 है वो सपोज v2 वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे जो इनिशियल डायरेक्शन थी m1 की, जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसके साथ यहाँ पे एंगल बना θ1, यहाँ पे एंगल बना θ2। तो अभी देखो यहाँ पे v1 के दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, v1 का एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा v1 cos θ1, यहाँ पे v1 sin θ1। सेम वे v2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा v2 cos θ2 और यहाँ पे बनेगा v2 sin θ2। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग अलग अप्लाई करना है, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग, वाई डायरेक्शन के लिए अलग से। और एक लॉ आपको यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर कोलिजन है वो इलास्टिक है तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें भी खास पहले हम अप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस के लिए। चलो, एक्स एक्सिस के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या थी, तो ये ज़ीरो वेलोसिटी के साथ, मतलब m2, यहाँ पे m2 के लिए मोमेंटम बनेगी 0, और यहाँ पे ये u1 वेलोसिटी पूरी की पूरी x डायरेक्शन में थी, तो इनिशियल मोमेंटम बनेगी m1 u1। चलो, ये m1 u1 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो 0 आएगा, और यहाँ पे x डायरेक्शन में ये दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, तो एक मोमेंटम बनेगा m1 v1 cos θ1 और दूसरा मोमेंटम बनेगा m2 v2 cos θ2। ठीक है, तो m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ये हो गया इक्वेशन 1। बस वहीं पे y एक्सिस ले लो। चलो, y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम क्या थी, 0, क्योंकि ना तो ये y डायरेक्शन में मूव हो रहा था ना तो ये। ओके, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे वेलोसिटी के y डायरेक्शन में आपको दो कंपोनेंट मिल रहे हैं। देखो, दोनों वेलोसिटी के लिए एक एक, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम रहेगा m1 v1 sin θ1, और ऑपोजिट टू y मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में आपको मिलेगा m2 v2 sin θ2। ठीक है, तो 0 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे m1 v1 sin θ1, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे m2 v2 sin θ2, क्योंकि ऑपोजिट है। ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस पे हमें इतनी मोमेंटम मिल रही है, पॉजिटिव y एक्सिस पे इतनी। और एक लॉ अप्लाई करेंगे, कौन सा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इलास्टिक कोलिजन, हम यहाँ पे लॉ अप्लाई कर सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम थी हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि मास m2 है वो मूविंग नहीं था,
इक्वल टू यहाँ पे बनेगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी देखो अगर एग्ज़ाम में कोई सम आए जिसमें ये है कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन, तो आपको ऐसे 3 इक्वेशन बना के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपको कोई 3-4 क्वांटिटी आपको दी हुई होगी और बाकी की क्वांटिटीज़ आप फाइंड कर सकोगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है m1 m2 u1 और कोई भी एक एंगल सपोज θ1, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू एंड अदर एंगल θ2। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशंस बना के इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलो, ये थियरी हो गई कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन। अभी स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 6.11 से आई थिंक बाकी है, तो वहाँ से हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम एलिवेटर पर प्लस पैसेंजर्स। ठीक है, एलिवेटर का मास और पैसेंजर का मास मिला के आपको दिया हुआ है 1800 किलोग्राम इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 400 न्यूटन। To determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepowers। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज मान के चलते हम कि ये लिफ्ट है along with पैसेंजर्स। ठीक है, तो इसका एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वो कौन सा है? mg। एक दूसरा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है जो ऑपोज कर रहा है मोशन को, कौन सा? फ्रिक्शन। और इन दोनों फोर्स को ऑपोज करके एग्जैक्ट उतने ही फोर्स पे जो मोटर है वो फोर्स लगा रही है एलिवेटर के ऊपर, मतलब ये हो गया फोर्स। अब हमें कैसे पता कि यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही यहाँ पे लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा तब भी तो मोशन होगी, बट अगर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इंक्रीज हो गया तो आपको कोई ना कोई नेट फोर्स ऑन एलिवेटर मिलेगा, और अगर नेट फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है तो आप वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो लिफ्ट है वो मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब एफ नेट 0 हो रहा है, और एफ नेट 0 हो रहा है मतलब यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्स है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं अपवर्ड फोर्स ऑन एलिवेटर। ओके, या तो आप लिख सकते हो फोर्स अप्लाइड बाय मोटर ऑन एलिवेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मास कितना है? 1800 किलोग्राम। चलो, ये फोर्स इक्वल टू हम ये तो लिख सकते हैं mg प्लस एफ। m कितना है? 1800, g की वैल्यू है 10 और फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया हुआ है 4000 न्यूटन। तो ये हो गया टोटल 22,000 न्यूटन का फोर्स। अब हमें पता है कि पावर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पावर इक्वल टू एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट होगी। बट देखो वेलोसिटी अपवर्ड, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा 0, और डॉट प्रोडक्ट में cos 0 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1। इसीलिए डायरेक्ट हम एफ इंटू वी लिख सकते हैं। इन ब्रैकेट आपको विथ रीजन लिखना है तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो फोर्स है 22,000 इंटू 2, क्योंकि स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पावर मिल रहा है
44,000 वॉट। ठीक है, पावर की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है 44,000 वॉट। ओके, अगर एचपी में कन्वर्ट करना है तो पावर इक्वल टू 44,000 डिवाइड बाय 746, ये आपको क्या मिल गया, हॉर्स पावर। और नियरली इक्वल टू आपको ये मिलेगा 59 HP, 59 हॉर्स पावर। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था पावर का एक यूनिट, अगर आपको पता है तो यहाँ पे था, देखो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? तो चलो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6.12 देखो, स्लोइंग डाउन दी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो, सबसे पहले आपको पता नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास सैंपल होता है यूरेनियम का, यूरेनियम 92-238 सपोज। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है उसको इम्बैलेंस करना ज़रूरी, ताकि उसके अंदर एक छोटा सा विस्फोट हो और यूरेनियम है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए और साथ में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करे। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन को अगर ये जो सैंपल है उसके साथ हीट किया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। और जब हम न्यूट्रॉन है उसको न्यूट्रॉन गन से थ्रो करते हैं तब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन की इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि वो आर पार निकल जाता है। आर पार निकल गया तो फिर ये न्यूक्लियस के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। ये जो यूरेनियम का जो कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक एटम होगा उसके 2 टुकड़े नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो इनकी जो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डिक्रीज़ किया जाता है सबसे पहले, ताकि ये न्यूट्रॉन यहाँ पे अंदर आके स्टेबल हो जाए। अब अचानक मास इंक्रीज हो गया तो ये जो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है इतना सा, ये हाईली अनस्टेबल बना और तब 2 टुकड़ों में ये डिवाइड होता है और हमें कुछ एनर्जी मिलती जाती है। और हर एक एटम से इतनी एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे एटम्स होंगे, सबकी एनर्जी कंबाइन होकर बहुत ज़्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन है उनको स्लो डाउन करना पड़ेगा। अब उसी के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to power 7 meter per second, must be slowed to 10 to power 3 meter per second। देखो 10 to power 7 मीटर पर सेकेंड जिसकी स्पीड है उसको स्लो डाउन करके कहाँ तक लाना है, 10 to power 3 तक। फिर भी स्पीड देखो कितनी रहेगी, 1000 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। एक एक सेकेंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतनी स्पीड रहेगी। So that it can have a high probability of interacting with isotope uranium-235 and causing it to fission। फिशन मतलब इनके एक बड़ा एटम है उसके 2 छोटे टुकड़े होना। ठीक है, show that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only few times of neutron। Okay, the material making up the light nuclei usually heavy water, graphite, ये दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, is called a moderator। ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलोगे, मॉडरेटर। और ये स्टैंडर्ड 12 में आप न्यूक्लियस नाम के चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या चेंज हो सकता है। तो समझो, सबसे पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन,
मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लेने वाले हैं m1, ओके। और उसकी जो इनिशियल स्पीड है हम लेंगे u1 और उसी की फाइनल स्पीड, न्यूट्रॉन की फाइनल स्पीड है वो सपोज v1 है, ठीक है। चलो तो फिर मास ऑफ ड्यूटेरियम क्या होगा? मास ऑफ ड्यूटेरियम, तो मास ऑफ ड्यूटेरियम है वो न्यूट्रॉन से डबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है ना, 1s1 1s2 1s3। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है सेकेंड वो ड्यूटेरियम और उसका मास है 2 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 2m1 आएगा मास, ओके। और कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए 12 टाइम्स आएगा मास, ठीक है। चलो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चलो के आई क्या होगा? हाफ m1u1 स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। अभी बात करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? तो वो के फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या बनेगा? हाफ m1v1 स्क्वायर। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी u1 थी तो हाफ m1u1 स्क्वायर किया था। फाइनल स्पीड है v1 तो हाफ m1v1 स्क्वायर। अभी हाफ m1v1 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये v1 का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 कहाँ से आया? तो वो हमने यहाँ पे कहीं पे देखा था, ये देखो इक्वेशन नंबर 3 आपको दिख रहा है और हमने यहाँ पे ब्रैकेट में कन्वर्ट किया है, मतलब आपको याद भी रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हमें चाहिए रेशियो, या तो हम एक काम करते हैं परसेंटेज चेंज ले लेते हैं, मतलब रिलेटिव एरर। या तो रिलेटिव चेंज, एरर हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा है। तो रिलेटिव चेंज क्या होता है? डेल्टा के बाई के। अब डेल्टा के बाई के में क्या करेंगे हम? तो के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइड बाई के इनिशियल। अब के इनिशियल पहले क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और फाइनल की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस के एफ डिवाइड बाई के आई। अब देखो के एफ डिवाइड बाई के आई करूँ तो क्या मिलेगा? तो हाफ m1u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सॉरी u1 स्क्वायर आएगा, v1 का तो फॉर्मूला था। तो हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m1u1 स्क्वायर कैंसल आउट होगा, तो बचेगा क्या? ये जो अंदर का टर्म है वही, मतलब m1 माइनस m2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और उनका यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे
आप पूरा चेंज करोगे, समझो पूरा ये सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 4m1m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये मिला आपको डेल्टा k बाय के। ठीक है, तो अभी ये कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो आपने स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है। एक्चुअली क्या करते हैं हम यहाँ पे बीच में चलो कैलकुलेशन ही डाल देते हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है वो समझो अच्छे से। हाँ, कि हमने एक तो स्क्वायर करके एक्सपांड कर दिया, मतलब यहाँ पे बना m1 स्क्वायर प्लस 2m1m2 प्लस m2 स्क्वायर माइनस, देखो ये हमने इसका जो स्क्वायर किया है उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा स्क्वायर में, m1 स्क्वायर माइनस 2m1m2 प्लस m2 स्क्वायर, माइनस में बनेगा m1 स्क्वायर माइनस 2m1m2 प्लस m2 स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय ये तो है ही m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अभी देखो कैंसिल क्या हो रहा है, m1 स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि बीच में माइनस है, m2 स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये 2m1m2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2m1m2, मतलब टोटल हो गया 4 टाइम्स m1m2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर आया 4m1m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं फॉर ड्यूटेरियम एंड न्यूट्रॉन कोलिजन। चलो, तो m2 इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, 2 टाइम्स m1। अब वो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मुझे डेल्टा k बाई के मिलेगा 4 इंटू m1 इंटू, समझना यहाँ पे आ जाएगा 2m1 और डिवाइड बाई m1 प्लस 2m1 होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिलेगा 8 डिवाइड बाई 9। और अगर मुझे डेल्टा k बाई के परसेंटेज में चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरा आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेट 90%। ठीक है, नियरली अबाउट 90% ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और वही अगर आप कार्बन लेते हो तो कार्बन के लिए m2 इक्वल टू 12 टाइम m1 लेना है। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4m1 इंटू 12m1 आएगा डिवाइड बाई m1 प्लस 12m1 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, और फिर आप परसेंटेज अपने आप काउंट कर सकते हो जो टेक्स्ट बुक में आपको लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन है वो अपनी मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है वो लूज कर देगा जब वो अपने से थोड़े बड़े कोई एटम के साथ कोलाइड होगा। ओके, तो इतना सॉल्यूशन आपको करना है। चलो, ये सब समझ में आ गया होगा। अभी बात करेंगे एग्जाम्पल 6.13 की। कंसिडर द कोलिजन depicted in figure 6.10 to be between two billiard balls with equal masses m1 and m2। देखो m1 m2 सेम, दोनों बॉल्स के मास सेम है। द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू वाइल द सेकेंड बॉल इज कॉल्ड द टारगेट। ठीक है,
द बिलियर्ड प्लेयर वॉन्ट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट, ओके, विच इज़ एट एन एंगल थीटा टू इक्वल टू 37 डिग्री। मतलब यहाँ पे ये आपको 37 डिग्री दिया हुआ है, थीटा टू इक्वल टू 37 डिग्री। Assume that the collision is elastic and that friction and rotational motion are not important. Obtain थीटा वन। थीटा वन आपको फाइंड करना है, मतलब जो फर्स्ट बॉल है वो कौन से एंगल के साथ जाएगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन है तो सबसे बड़ा फायदा क्या, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो, हाफ m1 m2 तो है ही नहीं, तो हाफ m u1 स्क्वायर, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसको मैं नाम देता हूँ u1, और यहाँ पे जो है वो v1, और यहाँ पे जो आपको दिख रही है वो v2, ठीक है। तो हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मास तो सेम है, आपको पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पे हाफ m कॉमन निकल के कैंसल आउट, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो एक सिंपल सी बात है कि इस तरफ समझो इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिलेगी वो कंपलसरी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ये डायरेक्शन में है तो फाइनल मोमेंटम चेंज नहीं होती, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो फिर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है u1, इन दोनों की अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूँ तो वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, वो भी u1 ही, ठीक है, समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या अप्लाई करेंगे हम, मोमेंटम, बट विथ डायरेक्शन, ठीक है, विथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ p इनिशियल इक्वल टू, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा p1 प्लस p2, ठीक है, यहाँ पे p1 इनिशियल था इक्वल टू p1 फाइनल प्लस p2 फाइनल विथ डायरेक्शन, यहाँ पे मतलब मैं सभी कंपोनेंट्स को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, m1 इंटू u1 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब देखो m1 m2 तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मास तो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे m कॉमन रखा है और ये कैंसिल आउट। अभी देखो आपको पता चला कि u वेक्टर है वो v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, इसीलिए तो u1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब u1 स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा, बट कॉस एंगल क्या लेना है, तो एंगल बिटवीन v1 एंड v2, मतलब ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना होगा, θ1 प्लस θ2। तो यहाँ पे हम लेंगे θ1 प्लस θ2। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब u1 स्क्वायर इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हम क्या बोल सकते हैं, u1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u1 स्क्वायर, यहाँ पे 2v1 v2 कॉस θ1 प्लस 37 डिग्री, क्योंकि आपको θ2 की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे u1 कैंसल आउट, u1 स्क्वायर कैंसल आउट, तो बचा क्या, ज़ीरो, मतलब कॉस θ1 प्लस 37 डिग्री आपको मिलेगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, θ1 प्लस 37 डिग्री कंपलसरी 90 डिग्री होना चाहिए,
ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तभी तो आंसर 0 आया। तो θ1 आपको मिल गया 53 डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी हो गया। ओके, पहले से देख लो हमने किया क्या है। तो हमने डायग्राम में क्या किया है कि सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दी। तो हमें एक इक्वेशन मिला u1² इक्वल टू v1² प्लस v2²। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया बट विथ डायरेक्शन। तो देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम, सेकंड की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी थी 0, सेकंड तो इनिशियली रेस्ट में था। ओके, इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल मोमेंटम प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल मोमेंटम विथ डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिया m इंटू u1, यहाँ पे m v1 m v2, मतलब u1 वेक्टर हमें पता चला v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन है। तो फिर मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, u1 इक्वल टू अंडर रूट में ये सब आएगा, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसलिए यहाँ पे आया u1², यहाँ पे v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन v1 एंड v2, तो हमें मिला θ1 प्लस θ2। अब ये इतना तो सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो गया तो ये कॉस θ1 प्लस 37 डिग्री हमें पता चला 0 है। तो θ1 प्लस 37 डिग्री 90, तो θ1 हमें मिल गया 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 6 की सभी थियरी, सभी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, थैंक यू।